है, तो सबका मतलब लिख लीजिए। दिस इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम। दिस इज इक्वल्स टू velocity of wave. This is equals to frequency of wave, and this is equals to amplitude of wave. पहले मुझे बना लेने दीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा इसको। ठीक है। XH। ठीक। तो ये दो वेव्स हैं, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला। ठीक है। आपको दोनों के इंटेंसिटी का रेशियो पता करना है, करिए। वो था ट्रेवलिंग इन सेम मीडियम। तो ये निकालना है ना, इंटेंसिटी ऑफ वन अपॉन इंटेंसिटी ऑफ टू।
आएगा टू बाय डेंसिटी, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। आपको एक वेव दे रखा है, आपको उससे खोजना है वेलोसिटी क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या है। क्या देखो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, वेव का वेलोसिटी। रेड वाले का अलग, ब्लू वाले का अलग, हो सकता है सेम भी आए, नहीं पता, वो कैलकुलेट करना। फ्रीक्वेंसी रेड वाले का और ब्लू वाले का, और फिर एम्पलीट्यूड रेड वाले का और अच्छा क्वेश्चन में ये भी लिख लो, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। ओके, वेव का कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। एंड दिस वेव्स, बोथ द वेव्स आर ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग। एक धागे पर। कुछ आया? चलो ये बताओ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग। रटा होगा आपने, क्या होता है, टी बाय म्यू। अब जो धागा अगर बंधा हुआ है, ठीक है, तो दोनों ही वेव्स के लिए टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, सेम होगा। समझ आती है ये चीज? अगर वेव स्ट्रिंग पर ट्रैवल कर रहा है तो रेड वाला हो या ब्लू वाला हो, दोनों के लिए टेंशन, धागा जो होगा, धागा बंधा हुआ होगा तो दोनों के लिए टेंशन क्या होगा, सेम। और धागे का मास जो होगा, वो भी मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, सेम। तो दोनों के लिए वी क्या होगा, सेम। रो, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो जो डेंसिटी है उसमें जो ट्रैवलिंग हो रही है, तो डेंसिटी दोनों वेव्स के लिए क्या है, सेम। ये भी सेम। तो इसका मतलब इन दोनों को तो देखना ही नहीं है,
ये तो कांस्टेंट है, दोनों ही के ही इंटेंसिटी में आएगा, ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। तो इस ग्राफ से हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं? पहले वाले का मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं, दूसरा आप खुद निकालिएगा। व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड? व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहां तो देख के पता नहीं चला, बट हमें क्या पता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड ना। टाइम पीरियड क्या होगा? जब वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो रिपीट कब होगा? ये देखो 6 सेकंड में ये आधा हो रहा है, तो 12 सेकंड में पूरा कंप्लीट होगा। ये समझ में आता है आपको? तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 12। फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? 1/12 हर्ट्ज। समझ आया? वेव टू का खुद निकालो। डन। तो I1 का स्क्वायर, I1 और I2 का रेशियो क्या देगा आपको? फ्रीक्वेंसी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 2 का स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड 2 का स्क्वायर। ये आया आपका इक्वेशन। रख दीजिए वहां पर। फ्रीक्वेंसी 1 का स्क्वायर विल बी 1/12 का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड 1 का स्क्वायर विल गिव यू 3 का स्क्वायर, 1/8 का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड 2 का कितना है? ठीक, ये आया। इसके बाद तो मैथ्स। ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आगे आइए। लाउडनेस ऑफ अ साउंड, जिसका यूनिट क्या होता है? डेसिबल। ठीक है। तो जनरली लाउडनेस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? एक लाउड स्पीकर होता है ना? जो साउंड वेव इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो साउंड वेव जो होगा बेटा, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, सब डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब है अगर सब डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, अब ध्यान से देखना। सब डायरेक्शन में अगर अब जा रहा है, मान लो ये मेरा सोर्स है साउंड का, तो सीधा भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ऊपर नीचे, टेढ़ा, ऐसा करके सब तरफ। मतलब अगर हम किसी टाइम पर देखें तो एक इस तरीके का कर्व्ड सरफेस आएगा, जिसको हम क्या बुलाते हैं? स्फीयर। ठीक है। तो बेसिकली साउंड वेव्स जो हैं वो कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे? स्फेरिक। तो सपोज दिस इज एट दूरी आर, और साउंड का जो स्पीकर है उसका कुछ पावर पी दे रखा है। पावर इज पी। Therefore, we define intensity in terms of power like this. Power per unit area. लिखिए इसको।
ठीक। और ये कॉमन सेंस भी यही बोलता है, जब आप सोर्स के नजदीक होते हो तो साउंड का इंटेंसिटी क्या होता है? एक म्यूजिक सिस्टम के नजदीक में रहो, ठीक है, नजदीक का मतलब क्या हुआ? आर लेस। आर लेस तो इंटेंसिटी क्या होगा? ज्यादा। और बहुत दूर में रहो, उसका मतलब क्या हुआ? आर मोर, तो इंटेंसिटी क्या होगा? कम। क्वेश्चन लिखिए एक। अ सोर्स ऑफ साउंड emits a total power of 10 watt in all directions. Find the distance from the source where the sound level is हंड्रेड dB। ठीक है, ये आप सॉल्यूशन में फॉर्मूला वगैरह लिख लोगे, वैल्यू पुट कर लोगे, उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने लॉग सीखा नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे कम से कम बोल दो, लिखो। ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें आपने लॉग में नहीं पढ़ी हैं तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते। बीटा कितना दे रखा है? 100। ठीक, यहां तक तो ला ही सकते थे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैथ्स। लॉग के इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, x will be equals to b to the power, sorry, a to the power। एक मिनट रुको, एक मिनट। इसको क्या लिख सकते हैं हम? log x अपॉन log b।
क्रॉस मल्टीप्लाई। लॉग के आगे जो लिखा होता है वो कहाँ चला जाता है? केमिस्ट्री में क्या सीखा? पावर में। लेफ्ट साइड क्या आया? बी टू द पावर ए। राइट साइड क्या आया? जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 आता था, तो हम क्या लिखते थे? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो लॉग बी टू द पावर ए लॉग एक्स के बराबर है, तो एक्स को क्या लिख सकते हो? बी टू द पावर ए। दिख रहा है? तो यहां क्या लिखोगे? 10 to the power 10 इज इक्वल्स टू आई अपॉन 10 raised to power -12। है ना? कंपेयर करके देखो। a इज इक्वल्स टू लॉग बी एक्स। a is this, b is this, and x is this. b to the power a. Find the value of I. डन। अब पावर निकालो। Write down the formula for power that you learned right now. Intensity in terms of power that you learned right now. Formula लिखो इसका। वैल्यू पुट कर दो सब। ये लर्न किया ना अभी? आया कुछ ऐसा आंसर? 1000/4 पाई का स्क्वायर रूट। देखो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके। ठीक है। कुछ पूछना है आपको इसमें? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये लर्न करना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खाली मैथ्स है, थोड़ा सा फिजिक्स है बस। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। पहले तो लिखो, व्हाट डज इट स्टेट्स? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
states that net displacement of any particle is the vector sum of displacement by all the waves acting at the point। तो ऑलरेडी ग्रेविटेशन में हमने ये पढ़ रखा है, क्या होता था, वेक्टर सम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। हो सकता है ये डायग्राम ही आ जाए डायरेक्ट बनाना। मान लीजिए एक ऐसा वेव है जो इस दिशा में ट्रेवल कर रहा है, और एक ऐसा वेव है जो इस दिशा में ट्रेवल कर रहा है। तो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, थोड़ा और नजदीक आएगा, थोड़ा और नजदीक आएगा। ठीक है? बनाइए इसको। यहां तक तो क्लियर है। एक समय ऐसा आएगा जब ओवरलैप करेगा, तो व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग ओवरलैपिंग, वेक्टर सम ऑफ दीज टू डिस्प्लेसमेंट। तो दो डिस्प्लेसमेंट जब यहां पर आपको दिखेंगे, ऐसा दिखेगा। बनाइए इसको। ये इधर जा रहा होगा और ये इधर मूव कर रहा होगा। इंटरेस्टिंग इसके बाद का है, टाइम t इक्वल्स टू t4। ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा।
ठीक है बेटा। तो अगर आप इसको देखो, नॉर्मली अगर दोनों को गाड़ी मानोगे, तो अगर गाड़ी रहता तो दोनों टकराता, खत्म हो जाता सब कुछ वहीं पर। बट वेव में क्या होता है, आया, टकराया, डिस्प्लेसमेंट जुड़ा, और डिस्प्लेसमेंट जुड़ने के बाद इस तरह से पास हो गया कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मत मान लो खाली ट्राइंगल को देखो, दिख रहा है आपको, तो ट्राइंगल चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बाद में भी उसी दिशा में चल रहा है, दिख रहा है आपको। अगर बस स्क्वायर को देखो, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बट लास्ट में भी उसी दिशा में चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो इसको हिंदी में लिखिए, two waves are traveling such that two waves are traveling such that as if nothing happened. Two waves are traveling such that as if nothing happened. ठीक है, बट यहां पर तो कुछ ना कुछ तो हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहां पर, जुड़ा। तो ये समझ में आता है आपको। तो यहां से हम क्या लर्न करते हैं कि दो अपोजिट दिशा में अगर वेव आ रहा होगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, आएगा, जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद ऐसे मूव कर जाएगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। समझ में आई। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या दिमाग में रखना है कि पहले की जो स्थिति है और लास्ट की जो स्थिति है वो आपस में क्या आ रही होगी, सेम, एक ही तरीके का आ रहा हो। जुड़े घटे उससे कोई मतलब नहीं। एक समय ऐसा आएगा जहां पर वो जुड़ रहा हो, उसके बाद वेव ऐसे बिहेव करेगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ये समझ में आया आपको, ये दिमाग में एकदम डाल लेना। हो सकता है यही डायग्राम बनाने आ जाए आप, ठीक है, मतलब यही ऑप्शंस में आपको देखने को मिल जाए, ऐसा ही। अब इसका मैथ्स, ये है डेंजरस। पहला वेव ए साइन ए एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा वन। दूसरा वेव उसी दिशा में मान रहे हैं, इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस बट विद डिफरेंट फेज कांस्टेंट। हमें अब क्या करना है, इन दोनों का वेक्टर सम, सुपरपोजिशन के लिए। बेटा ये एकदम सीखना जरूरी है, नहीं तो पूरा 12 का वेव ऑप्टिक्स सब चला जाएगा काम से। वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो। एसी वोल्टेज वगैरह सब, है ना, सब चला जाएगा। ध्यान से देखना है, खाली मैथ्स है और कुछ नहीं है इसमें। दो वेव लिया है, उसको जोड़ना है वेक्टरली, तो मैथ्स में कैसे जोड़ते हैं साइन को और कॉस को वो देखना है हमें। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, क्या होता है बेटा बोलो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तब देखना ध्यान से, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, और जरा फॉर्मूला लगाओ ये वाला, लगाओ लगाओ, आप ही करोगे, मैं थोड़ी करूंगा, मेरे मैथ्स वैसे भी, हम मुझे टेक्नोमेट्री नहीं आता। करो इसको।
आइए मैच करो। आया हो। आइए आइए। अभी बस इतना ही किया है यहाँ तक। मल्टीप्लाई करके लिखो। ये वाला भी करेंगे अभी। क्या लिखोगे? A1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉस डेल्टा 1 प्लस A1 कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा 1। कुछ नहीं किया है, A1 से मल्टीप्लाई किया गया बस। दिख रहा है आपको कोई दिक्कत? डू इट फॉर दिस। दिस इज योर A एंड दिस इज योर B। पहुंचो यहां तक दूसरे के लिए। लिख के मैच करो। टोटल 4 टर्म्स आए होंगे। 4 टर्म्स आए आपके टोटल 4। लेफ्ट वाले से 2 और राइट वाले से 2। लिख के मैच करो। मैं चाहता हूं ये आप अपने से करें। मैं बस खाली आपको फॉर्मूला बताता चलूं कि ये लगाना है, ये लगाना है। देख, 2 बार घर पे करोगे ना तो याद हो सही। ये सब याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको मेहनत प्रोसेस पता रहे। मान लो भूल गए तब। आया ये? आ गया। चलो। अब इसमें और इसमें साइन को कॉमन लो। पहला और तीसरा में साइन को कॉमन लो, क्या बचेगा? A1 कॉस डेल्टा 1, A2 कॉस डेल्टा 2। आया? प्लस इसमें इसको कॉमन लेना है। ठीक है। आया ये आपका? इसमें कुछ पूछना है आपको? देख लीजिए ध्यान से। अब इन दोनों पर डब्बा लगा हुआ है ऐसे। और यहां लिखो
नेट एम्पलीट्यूड A will be given by, देखना ध्यान से, देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे ये बोलता, कैसे निकालते मैग्नीट्यूड, बोलो। 2i कैप और 3j कैप का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते? स्क्वायर एंड ऐड, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, निकालते नहीं निकालते? बस वही है। आप भी ऐसे 2i कैप 3j कैप लिख लेना। करो, ब्रैकेट खोलो, खाली मैथ से बोला ना। पहला वाला ब्रैकेट खोलो एकदम आराम से। पहले वाला ब्रैकेट खोलना, और जैसे मैं लिखूंगा फिर वैसे लिखना, सिर्फ पहला वाला ब्रैकेट खोलो। पहला वाला ब्रैकेट खोलो और मैच करो। आया ये? आया? दूसरा वाला ब्रैकेट खोलो और उसके नीचे जस्ट लिखते चलना। दूसरा वाला ब्रैकेट खोलो, ये वाला। मैच करो, ये आया? ठीक, इन दोनों को ऐड करो। A1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या दे देगा वो? 1। तो बताओ मेरे को, ये आया A1 स्क्वायर? आया? उसके बगल वाला, बोलो बेटा, ये आया? उसका बगल वाला A2 स्क्वायर। लास्ट वाला कॉमन क्या है? 2A1 A2 कॉस डेल्टा 1 कॉस डेल्टा 2 प्लस साइन डेल्टा 1 साइन डेल्टा। ठीक है, यहां तक आए? इसमें कोई दिक्कत? मैथ्स का एक और फॉर्मूला लिखो। कॉस ऑफ A माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। दिस इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ B माइनस। सिखाया गया होगा आपको।
कॉस के अंदर अगर आप माइनस भी कर दो तो इट रिमेन्स व्हाट, सेम। कॉस 60 डिग्री और कॉस -60 डिग्री, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम। ठीक है, इसको यूज करना है, यहां देखो, डोंट यू थिंक सेम है? cos a cos b into cos a cos b plus sin a sin b, this can be written as what, cos of b minus a माइनस बी भी लिख सकते हैं, चॉइस आपकी। अब ये है फाइनल, ये रटना है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, तो मैं बता रहा हूं एकदम रटने की जरूरत नहीं होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर आप इस तरीके के दो वेव्स को जोड़ेंगे ट्रैवलिंग इन सेम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बट दोनों का इनिशियल फेज क्या है, अलग अलग, y1 और y2 को जब आप जोड़ेंगे तो नेट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, ये सब बीच में सब गायब। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं, तो यहां देखना ध्यान से। यही था आपका पहला एम्पलीट्यूड, देखो था ये। ठीक है, लिखो इसको, बनाओ इसको। देखना ध्यान से, अगर आप पहले वेव को देखो, पहले वेव को देखना, बस पहले वेव को, a1 cos डेल्टा 1, a1 साइन डेल्टा 1, तो ये हमारा पहला वेव था डेल्टा 1 फेज का, इसको हम वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बनाओ इसको। ध्यान से देखना, अब फिर से ध्यान से देखना, ये क्या है, a2 cos डेल्टा 2, ये क्या है, a2 साइन डेल्टा 2, तो ये दूसरा वाला वेव था। दिख रहा है आपको, दो वेक्टर्स दिख रहे हैं, और इन दोनों वेक्टर्स को अगर आप जोड़ दो, ठीक है, ये रेड वाले वेक्टर्स को, इनको और इनको जोड़ दो, तो क्या मिले, कैसे मिलेगा, टेल ऑफ फर्स्ट एंड हेड ऑफ सेकंड, दिस इज योर ए। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर था वेक्टर, आपको समझ में अभी आता है, शुरू में लोग मजे में ले लेते हैं, अरे क्या करेंगे सीख के मैथ्स का टॉपिक। अब देखना ध्यान से, तो रिजल्टेंट कौन सा है बेटा, ये ब्लू वाला, तो रिजल्टेंट जो है वो कितना एंगल बना रहा है, वो कोई डिफरेंट एंगल बना रहा है, उसको मानेंगे हम डेल्टा। लिखो, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan डेल्टा, क्या होगा tan डेल्टा, ये डिवाइडेड बाय ये p बाय b,
लिख दो tan डेल्टा का वैल्यू। क्लियर है ये आप? कोई दिक्कत है इसमें? और इससे आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल गिव यू व्हाट? ए का स्क्वायर। यही निकाल के यहां लिखा आपने। दिख रहा है आपको? इसका स्क्वायर ये रहा। दिख रहा है? सेकंड राइट साइड वाले का स्क्वायर ये दिख रहा है आपको यहां पर? दिख रहा है? यही है और कुछ। तो ये मेमोराइज करना है। अब क्या मेमोराइज करना है? अब तो आपको पता है कैसे निकालना है ना? तो अगर आपको ये वेक्टर डायग्राम याद है ना, सब याद है। पहला वेक्टर A1 cos डेल्टा वन, A1 sin डेल्टा वन, डेल्टा वन। दूसरा वेक्टर A2 cos डेल्टा टू, A2 sin डेल्टा टू, और दोनों का एडिशन। ठीक है, तो ये अगर आपको याद है, पूरा सब याद है, पूरा डायग्राम याद है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा इससे, जो पूछेगा। ठीक है, चलो। तो Y1 फिर से लिखना। Y1 क्या था जो शुरू में लिया? उसके बगल में लिखो Y2। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा जो कर रहे हैं, है ना? ओके। नाउ इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आप Y1 का जरा फेज बताना क्या होगा? फेज। फेज लिखना क्या होगा? व्हाट इज फेज? ये फेज लिखा हुआ है, लिखो जरा फेज क्या होगा। आगे सभी का के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस, राइट द फेज ऑफ सेकेंड वेव। कैलकुलेट फाइव टू माइनस फाइव वन। कैलकुलेट करके बताइए क्या है। के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा टू माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा वन। मैच करो। क्या है बेटा? डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन आया। तो हमने जो यहां पर फाइव टू माइनस फाइव वन किया, फाइव क्या था? फेज ऑफ टू। फाइव वन क्या था? फेज ऑफ वन। फाइव टू माइनस फाइव वन को क्या बुलाओगे? इफ आई आस्क यू फोर माइनस थ्री को क्या बुलाओगे? डिफरेंस बिटवीन फोर एंड थ्री। तो फाइव टू माइनस फाइव वन को क्या बुलाओगे? डिफरेंस बिटवीन टू फेजेस, जिसको हम क्या बुझाते हैं? फेज डिफरेंस। दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय दिस साइन। पूरा लिख लो। वेरी इंपॉर्टेंट दिस टर्म फेज डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा। ठीक है।
एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला आया था वो लिखो। ठीक है, डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन, उसको रिप्लेस कर दो फेज डिफरेंस से। एक लाइन लिखो। डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, amplitude can be maximum or minimum. Amplitude जब maximum होता है, then we call, then we say that wave has interfered constructively or constructive interference. यहां तक कोई दिक्कत? ऐसा बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड मिनिमम तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यहां तक कुछ पूछना है आप? क्या?
अभी तो लिख रहे हैं, अभी कंडीशन निकाले कहाँ है, ये तो टॉपिक का नाम है। हमने बस इतना लिखा है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज व्हाट, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। उसके बाद ये फॉर्मूला लिखा, अभी एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम बनाया कहाँ है, कहाँ बनाया, अभी तो बस खाली एम्पलीट्यूड लिखा है। मैक्सिमम कैसे होगा बेटा, बताओ। A1 का स्क्वायर, तो पहले वेव का स्क्वायर तो आपने ऑलरेडी कर रखा है, दिस विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, उससे ज्यादा नेगेटिव तो नहीं हो सकता किसी भी चीज का स्क्वायर। दिस विल बी अगेन अ पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव पॉजिटिव, टू बी पॉजिटिव प्लस बी पॉजिटिव। मैक्सिमम बनाने के लिए इसको भी पॉजिटिव बनाना होगा, और पॉजिटिव में भी कैसा, कॉस क्या होना चाहिए, तो कॉस शुड बी मैक्सिमम। कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होता है, +1। ठीक है, कौन से थीटा के लिए होता है, 0 डिग्री। अच्छा, 0 डिग्री को और क्या बोल सकते हैं, एक चक्कर के बाद 360 डिग्री, दैट इज नोन एज व्हाट, 2 पाई। दो चक्कर के बाद 4 पाई, तीन चक्कर के बाद 6 पाई, n चक्कर के बाद 2n पाई। दिखता ही है आपको, कोई दिक्कत, तो दिस इंप्लाइज डेल्टा फाई क्या होगा, या तो 0, या तो 2 पाई, या तो 4 पाई, या तो 6 पाई, और डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2n। वेरी इंपॉर्टेंट, 12 में भर भर के यूज करेंगे ये सब, अभी भी यूज करेंगे, अभी कर लो अच्छा से, तो वहां टेंशन ही नहीं है। ठीक है, कैन यू डू इट फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सोच कर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या अलग होगा, A1 स्क्वायर का तो कुछ नहीं कर सकते, A2 स्क्वायर का भी कुछ नहीं कर सकते, A1 A2 का कुछ नहीं कर सकते, वहां पर क्या करोगे, कॉस डेल्टा फाई को मिनिमम बनाओगे। मिनिमम क्या होगा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, अरे 0 तो नहीं होता भाई, वही तो नहीं होता है। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1। अरे पढ़ा नहीं, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1। देखो एक बार कोशिश करो, मैं तो हुई फिर, ट्राई करो, ऐसे ही तो लर्न करते हैं, कुछ मैंने कर दिया कुछ आप करिए, आप कर लिए तो। आपने कर लिया, कॉन्फिडेंस जाग जाएगा। ठीक, क्या आया, या तो पाए, या तो 3 पाई, या तो 5 पाई, या तो 7 पाई, मतलब ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है ना। ऑड नंबर को दो तरीके से लिखा जाता है,
एन को कहां से शुरू किया बेटा? जीरो से। और ऑड को ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान यही रहे, एन यहां पर वन से शुरू होगा। बोथ आर सेम। ओके, तो ये मैंने क्यों लिख के दिया? क्योंकि कुछ कुछ बुक में ये लिखा होता है और कुछ कुछ बुक में ये लिखा होता है। बच्चे परेशान, हमने तो 2n+1 पढ़ा, ठीक है, लिखा हुआ है 2n-1, तो फॉर्मूला गलत हो गया। व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? एंगल क्या होना चाहिए? जरूर लिखना, वेर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट। यहां पर भी जरूर लिखना, इसको भी। n क्या हो सकता है? 0 1। ठीक, जरूर लिखना है ये। आप आप चूंकि पहली बार लर्न कर रहे हो तो आप गलत मत लर्न करो, आप बिल्कुल यही लिखना, जरूर लिखना, एन कहां से शुरू हो रहा है, तभी तो वो सब छोटा छोटा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड क्या आएगा? फॉर्मूला लिखो पहले तो, ए का। इतना बार फॉर्मूला लिख दो कि याद ही हो जाए यहीं पर। डेल्टा फाइव को क्या रखोगे? कॉस डेल्टा फाइव का वैल्यू क्या आएगा? +1, है ना? तो अगर कॉस डेल्टा फाइव +1 है, तो फॉर्मूला क्या है? a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये आप क्लास 7 में सीखते हैं, a² b² और 2ab। जब आपने कंडीशन लगा दिया, मैक्स लिख देंगे यहाँ पर। चलो, सिमिलरली करो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। आज मैथ्स भी आसान लग रहा होगा, है ना? देखो कितना आसान है, और 12 में लोग मेरा दिमाग खराब करते हैं। खैर, उनका गलती नहीं, 11 पढ़ाया नहीं मैंने उनको। आई होप एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद हो गया होगा। बोला था इतना बार लिख देंगे ना, यही याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, कोई बच्चा ऐसा भी तो लिख सकता था, स्क्वायर ही लिखना है तो 3 - 4 करो या 4 - 3 करो, बात क्या है? इक्वल। तो ध्यान ये रखना है, जब ए मिन निकालेंगे तो मॉड लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू। ध्यान रहेगा ये, मॉड लगा देंगे। ठीक है,
आज के लिए बस इतना, आज के लिए बस और बस इतना। तो घर जाइए, है ना, संडे है कल, आराम से इसको 2 3 बार 4 बार लेके याद तो हो ही गया होगा फॉर्मूला। अब क्या याद करने का जरूरत है? ये ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको कभी मत भूलिएगा। ओके। और उसके बाद क्या याद, नया क्या सीखा आपने? ये सीखा नया, क्या सीखा? 2n पाई। और यहां पर नया क्या सीखा? 2n+1 पाई और 2n-1 पाई। लिखने का अलग अलग तरीका है, 0 से शुरू करोगे तो ये वाला, 1 से शुरू करोगे तो, ठीक है। ये नई चीजें हैं, और मैथ्स का पोर्शन, इसमें फिजिक्स क्या ही है, कुछ नहीं है फिजिक्स, फिजिक्स तो वहीं खत्म हो गया। ठीक है, चलो डन, जा सकते हैं। बढ़िया बढ़िया।